Hello students, in this video we shall discuss the next topic that we discussed in earlier video. Actually in lecture number 21 we discussed the series combination of cells. तो वहाँ पर हमारे पास जो निकल के आया फाइनली डिफरेंट सेल्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ आया हमारा E1 प्लस E2. हमने दो सेल्स को सीरीज में जोड़ा था और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू आया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम आया. ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आया था. किस में आया था? सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ऐसा मिला था. अब यानी हम कंक्लूजन लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. ध्यान रखिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है. सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में यदि हम कंक्लूजन लिखना चाहें, नंबर 1, द टोटल और इक्विवेलेंट या फिर कहें इफेक्टिव ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF of individual cells. कह सकते हैं ऐसा कि भाई जो टोटल और इक्विवेलेंट EMF है वो इंडिविजुअल सेल्स के EMF के सम के बराबर होगा. ऐसा कह सकते हैं. दैट इज E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. यदि 2 सेल हैं, 3 हैं तो प्लस E3 आ जाएगा. n सेल्स हैं तो En तक चला जाएगा. दूसरा कंक्लूजन इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में. द टोटल और इक्विवेलेंट और इफेक्टिव इंटरनल, कौन सा? इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to the sum of internal resistance या resistances of individual cells. That is, क्या लिखा जा सकता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड का R2 प्लस थर्ड है तो थर्ड का आ जाएगा. ऐसे ही n तक चला जाएगा. हमने 2 का एग्जाम्पल लिया था तो R1 प्लस R2 आ जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. चलिए आगे हम बात करते हैं. सेकंड टॉपिक पर चलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है पैरेलल combination of cells. अब जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 केस लिए थे, यहाँ भी 2 केस होंगे. मैं पहले केस 1 की बात करता हूँ. इफ स्मॉल n सेल्स ऑफ, कैसे सेल्स लें? स्मॉल n सेल्स लें. और वो n सेल्स कैसे होने चाहिए? वो n सेल्स होने चाहिए कैसे? आपके सेम EMF के. इफ n सेल्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे कहो. या फिर और क्या कह सकते हैं? that is identical, सीरीज नहीं, पैरेलल ले रहे हैं. इन पैरेलल. इफ स्मॉल n सेल्स, ध्यान दीजिए दोबारा से, इफ n सेल्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज identical cells are connected in parallel. आइडेंटिकल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ. और वो कैसे जुड़े हुए हैं?
पैरेलल में। ये मेरा केस 1 है। तो इसकी बात करने के लिए मुझे वही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ऐसे ही मेरे कितने सेल्स, ये nth सेल है। यदि सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ दें और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ दें, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये आप सब जानते हैं। फर्स्ट सेल का ईएमएफ मैं मान लेता हूँ E1 है, सेकेंड का E2 है, थर्ड का E3 है, ठीक है, और nth सेल का En है। सभी सेल्स का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। फर्स्ट सेल का R1, सेकेंड सेल का R2, थर्ड सेल का R3 और nth सेल का Rn है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इन सब को एक एक्सटर्नल रजिस्टर R और एक की से जोड़ दिया गया है। ये लीजिए। अब की को जैसे ही क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, ठीक है। और करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आई, ये क्या हो गया? आई करंट। अब यहाँ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो आई सेम नहीं होगा, आई डिफरेंट होगा। आई कैसा होगा? डिफरेंट होगा। आई क्या लेना पड़ेगा हमें इसमें? डिफरेंट लेना पड़ेगा। आई डिफरेंट होगा पैरेलल में, ठीक है, आई डिफरेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल के कारण जो करंट जाएगा वो I1, इस सेल के कारण I2, इस सेल के कारण I3, इस सेल के कारण IN, और टोटल करंट क्या है? I, यानी I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN। ये लिखा जाएगा, लिखा जाएगा या नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर मैं टोटल EMF निकाल लेता हूँ और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो फिर टोटल करंट मेरे पास आ जाएगा। तो देखते हैं निकाल के। तो टोटल मैं बात करता हूँ, टोटल EMF ऑफ सर्किट ऑल सेल्स या ऑल सेल्स, टोटल EMF क्या होगा? अब टोटल EMF देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हम E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे तो कर नहीं सकते। पैरेलल में क्या करेंगे? सॉरी, यस, हमने यहाँ पर लिखा I का वैल्यू डिफरेंट है और E का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर ये लिखा नहीं था हमने, सेम होगा। E का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। पैरेलल में तो सभी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा पैरेलल में। E सेम रहेगा, तो जो टोटल EMF होगा सेल्स का, ऑल सेल्स का, E बराबर, ये इफेक्टिव बोल देता हूँ, E इफेक्टिव, तो ये क्या हो जाना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर EN, ऐसा ही होना चाहिए। और सभी को मैं E मान लेता हूँ। ये लीजिए, इफेक्टिव क्या आ गया मेरे पास? E आ गया। इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई? E आ गई। सिंपली E आ गई ना भाई, E रहेगा सबके अक्रॉस। अब टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो टोटल पहले इंटरनल रेजिस्टेंस में निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स क्या होगा भाई? रेजिस्टेंस का पैरेलल में जुड़े हुए हैं सभी, तो टोटल जो आएगा फिर इस फॉर्मूले से आएगा। फर्स्ट सेल का 1/R1, सेकेंड के लिए 1/R2, थर्ड के लिए 1/R3 प्लस nth के लिए प्लस 1/Rn, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और इफ n cells are there, if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn is equal to R से मान लिया लेट, ठीक है, तो इसको मैं इफेक्टिव कह देता हूँ। तो 1/R इफेक्टिव क्या होगा? 1/R इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू प्लस 1/R
आर ऐसे आ जाएगा। और कितने सेल्स थे, एन, तो एन बटे आर आ जाएगा। किसका वैल्यू आया ये, 1/r इफेक्टिव का। तो यहाँ से आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, R/n। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल का एक्सटर्नल जो है सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सिंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है टोटल, R/n, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा फिर सर्किट में, ये भी पता कर लें। तो टोटल करंट आई है, आई किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ कितना आया था हमारा, अभी ऊपर ई आया था, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R + R/n आया। इसको मैं सॉल्व करूं तो I बराबर क्या आ जाएगा भाई, n को एलसीएम लें तो E/n कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, यही आएगा अपॉन n, ये आएगा। और सॉल्व करूं तो I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से n ऊपर चला जाएगा, NE/nr प्लस स्मॉल r। ये टोटल करंट सर्किट का आ गया जब सेल्स पैरेलल में जुड़े हों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये पता करना चाहता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम सेल्स को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। जैसे सीरीज में हमने मैक्सिमम करंट का कंडीशन निकाला था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है, जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो, तो मैक्सिमम करंट आ रहा था सीरीज में। वैसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जानना चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, तो इसके लिए हम दो केस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं, केस वन, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is larger or greater than internal resistance of cells, ठीक है। तो क्या होगा, जो NR प्लस स्मॉल r है ये किसके बराबर हो जाएगा, जब R ज़्यादा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल r तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर जो करंट होगा, इस इक्वेशन में जाएं हम, इस इक्वेशन से जो करंट का वैल्यू आएगा, इसमें स्मॉल r तो नेग्लेक्ट हो गया, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NE/n इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो NE/n इंटू कैपिटल R, अब n से तो n कैंसिल हो जाएगा, तो E/R। अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है पता चल जाएगा। अभी देखिए केस 2 लेके देखते हैं कि कौन सा मैक्सिमम होगा। केस 2 में मैं क्या करता हूँ, कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r से काफ़ी कम ले लेता हूँ, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से काफ़ी कम है, तो उस केस में NR प्लस स्मॉल r, इसमें ये नेगलेक्ट हो जाएगा, कैपिटल R नेगलेक्ट, यानी ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर अब जो करंट आएगा, अब उसी फॉर्मूले पर जाते हैं। ये फॉर्मूला था हमारा NE/nr प्लस स्मॉल r,
तो इसको क्या लिखा जाएगा फिर, ऊपर तो एन ही रहेगा, अब नीचे एन आर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर का वैल्यू तो स्मॉल है, तो ये पार्ट तो नेग्लेक्ट हो गया, तो स्मॉल आर बचेगा, तो ये स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए ये मैक्सिमम आ रहा है या नहीं, ये एन टाइम्स आ रहा है और वो एन टाइम्स नहीं था, तो अब ये मैक्सिमम आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी वांट टू, दैट इज कंक्लूजन निकल गया, दैट इज if if we want to get maximum current in a circuit in which cells are connected in parallel, एक ऐसा सर्किट जिसमें सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उसमें मैक्सिमम करंट चाहिए, तो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मस्ट बी स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी कम होना चाहिए। कौन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जबकि सीरीज में क्या आ रहा था, सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और पैरेलल में क्या आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इंटरनल ज़्यादा होना चाहिए पैरेलल में, और सीरीज में इंटरनल कम हो और एक्सटर्नल ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि सीरीज में कौन से रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, किसका, सीरीज में ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किसकी तुलना में, इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में। ये हमारा हो गया केस 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इसका केस 2 में लेता हूँ, केस 2 लेता हूँ। अब मैं आइडेंटिकल सेल्स का केस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स मतलब जिनका ईएमएफ अलग अलग है। तो ये टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं इस टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब मैं 2 सेल को पैरेलल में जोड़ूंगा और उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ये लीजिए, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। दोनों सेल के पॉजिटिव को जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड सेल का, ये फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। सेकंड नेगेटिव टर्मिनल भी हमने आपस में जोड़ दिए, फर्स्ट सेल का नेगेटिव और सेकंड सेल का नेगेटिव आपस में जोड़ दिया। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सेम टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब ये लीजिए, मैं इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ और एक की लगा देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, की को कर दिया क्लोज। अब की को क्लोज करते ही करंट फ्लो होगा, यहाँ से आई जाएगा और यहाँ से आई आएगा। अब पैरेलल में आप सब जानते हैं कि करंट सेम नहीं हो सकता। ये मान लीजिए फर्स्ट सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और ये सेकंड सेल है जिसका ईएमएफ E2 है। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, मान लीजिए स्मॉल r1 है, और सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r2 है, ठीक है, क्लियर है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो E तो क्या रहेगा, सेम रहेगा पैरेलल में E सेम रहेगा और I डिफरेंट रहेगा, I क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं B। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए A और B के बीच जो मैं यहाँ पर यदि लिखूँ कि जो टोटल करंट होगा, ईएमएफ तो सेम है,
फ्रॉम एबव सर्किट क्या लिखा जा सकता है? टोटल करंट I बराबर क्या होगा भाई? I1 प्लस I2। अब आप कहेंगे जी I1 कहाँ है? ये रहा I1, ये जो करंट जाएगा ये I बन गया, और सेल 2 के कारण I2, ये I2 है, ये I1 है। इधर I1 प्लस I2 जुड़ेंगे तो I हो जाएगा वापस। यहाँ I दो भागों में टूट रहा है, I1 और I2। तो सेकंड सेल के कारण I2 है और फर्स्ट सेल के कारण I1 है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर I1 का वैल्यू लिखना चाहता हूँ। अब कौन सी इक्वेशन का यूज करूँ मैं? एक ही इक्वेशन है हमारे पास, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? E इज इक्वल टू B प्लस IR होता है या नहीं? और यहाँ से IR क्या आ जाएगा? E माइनस V आ जाएगा, और I क्या आ जाएगा? E माइनस V अपॉन R आ जाएगा। आएगा या नहीं? मैंने क्या किया, ये जनरल इक्वेशन है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमने ये I की वैल्यू निकाल ली। टोटल I इसके बराबर होगा। अब ये फॉर फर्स्ट सेल की बात करूँ तो I की जगह I1 है, ठीक है। E की जगह क्या होगा? E1 है, फर्स्ट सेल का EMF E1 मान रहा हूँ, माइनस V क्या होगा? अब B तो सेम होगा, V क्या होगा? सेम होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहने वाला है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने E लिखा है, E के बजाय मैं B लिखूं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये क्या है? TPD है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेम रहेगा। इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि सेल इससे I1 करंट ड्रॉ हो रहा है, इससे I2 करंट ड्रॉ हो रहा है। आप दोनों सेल्स के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो V रहेगा, अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा, फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ। ठीक है भाई। एंड फॉर सेकेंड सेल की बात करूं तो I2 क्या आ जाएगा? E की जगह E2 हो जाएगा, I की जगह तो I2 हो गया, E की जगह E2, और B सेम रहेगा, और R की जगह R2 आ जाएगा। इक्वेशन 3 मान लेता हूं। एंड टोटल करंट, ये तो मैंने जनरल रिलेशन लिखा था। टोटल करंट I क्या होगा भाई? E की जगह मुझे E इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। टोटल EMF क्या है? E इक्विवेलेंट, ठीक है या नहीं? और माइनस V रहेगा, V तो V रहेगा, और R की जगह R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा या नहीं? इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। देखिए ये जो I लिखा ये तो जनरल रिलेशन आया इस फॉर्मूले से, लेकिन हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए यदि हम टोटल करंट लिखना चाहें तो E की जगह बेटा क्या आएगा? E की जगह आएगा इक्विवेलेंट EMF, टोटल EMF, और V तो सेम है पैरेलल में, और स्मॉल r की जगह आएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 2, 3, 4 से I1, I2 और I का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। सो यूजिंग इक्वेशंस 2, 3, 4, इक्वेशन 1 में भी रीरिटन एज क्या लिखा जाएगा? रीरिटन एज क्या लिखा जाएगा? रखिए, इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसमें I1 और I2 का वैल्यू रख दो। I का वैल्यू कितना है? E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये I का वैल्यू है, इज इक्वल टू I1 कितना है? E1 माइनस V अपॉन R1, प्लस I2 कितना है? E2 माइनस V अपॉन R2, ये है। अब सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2
माइनस वी अपॉन आर टू। लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता है ना। और ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट वी इज इक्वल टू, अब देखो ये और ये टर्म एक साथ लिख लो, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये आ गया, एक साथ लिख लिया। और इसको माइनस वी अपॉन R1 और माइनस वी अपॉन R2 को एक साथ लिख लो, तो माइनस वी तो आ रहा है कॉमन, माइनस वी कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, बचा या नहीं। माइनस भी कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन R1 यहाँ और 1 अपॉन R2 यहाँ, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। और ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ध्यान रखिए इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सब स्क्रिप्ट में है। ठीक है, और यहाँ से ये जैसे v को मैं पहले लिखूँ और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको। ठीक है, और ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया। हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यही तो आ रहा है। E इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर इसके आ रहा है। ठीक है, और इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, E इक्विवेलेंट हमें निकालना है टोटल EMF, तो क्या आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, इंटू आर इक्विवेलेंट, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता है, और E इक्विवेलेंट, वही एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आ रहा है R1 R2। ठीक है, तो E1 R2 प्लस E2 R1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इधर R इक्विवेलेंट। तो इसको मैं अभी एक इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ इक्वेशन 5, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 6। अब देखिए ज़रा, अभी तो केवल ये कंपेयर किया था ना, अब इसको और कंपेयर करो तो माइनस बी की जगह माइनस बी है, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की जगह कौन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये है ना। सो एंड 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये किससे आया, एज पर, इसको भी एक इक्वेशन मान लेना भाई, इसको आप ऐसा करो 4 मान लीजिए, ठीक है, सॉरी 5 मान लीजिए, इसको 5 मान लो बेटा, और इसको 6 मान लो, और इसको मान लो आप 7। ठीक है, तो एज पर इक्वेशन किससे लिखा ये हमने 5। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लो R1 R2, तो R2 प्लस R1 ये आएगा, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से, इसका उल्टा हो जाएगा, तो R1 प्लस R2। तो ये देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में निकाल लिया। ठीक है, ये तो टोटल और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। सीरीज में क्या आया था, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 आया था सिंपली सीरीज में, लेकिन पैरेलल में आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा है, यानी ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो जब ये है तो फिर हम इक्वेशन 7 को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन 7 जो है, इक्वेशन 7 को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 7 में ऑल्सो वी री रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा, री रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा भाई, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली है हमने, क्या थी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आई। अब देखना जरा, ये R1 R2 कैंसिल हो गया,
तो फाइनली जो टोटल ईएमएफ है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए, दो सेल्स के लिए, क्या आ गया, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इक्वेशन 8 और 9 को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये, इम्पॉर्टेंट है ये और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ या तो आप ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, या फिर 1 अपॉन पैरेलल के लिए ऐसे याद रखो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये दो सेल्स का तीसरा होता तो 1 अपॉन R3 आ जाता, प्लस 1 अपॉन R4, जितने सेल्स होते उतना आ जाता। और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन ध्यान रखो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये दो के लिए तीसरा होता तो E1 अपॉन E3 अपॉन R3, चौथा होता तो E4 अपॉन R4, पांचवा होता तो E5 अपॉन R5, ऐसे चलता रहता। तो इनको जरूर आप ध्यान रखना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी पूछी गई है, पूछी जाती रही हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन जो था उसमें तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज का सम आया था और टोटल ईएमएफ इंडिविजुअल ईएमएफ्स का सम आया था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, जो कि सीधे सीधे R1 और R2 का सम नहीं है, इस तरीके से आ रहा है। और E इक्विवेलेंट ईएमएफ भी सीधे सीधे E1 प्लस E2 नहीं है, कुछ और आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या होता है, सर्किट क्वेश्चन दे रखा होता है, दो सेल दे रखे होते हैं, उनका ईएमएफ दे रखा होता है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा होता है, कह रहा है कि दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो फिर इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ऐसे ही इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ सकता है। तो इस लेक्चर नंबर 22 में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।